देखिए जो क्लास 11th में हमारा फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, ऑल्सो नोन एज मोल कॉन्सेप्ट। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे वो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। मोल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मोल का क्या मतलब है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स मेन टॉपिक आपका है। इसीलिए हम लोग मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं इस चैप्टर को। लेकिन केवल मोल कॉन्सेप्ट या अबाउट मोल नहीं डिस्कस करना, और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए इसमें, इस चैप्टर में स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं, गुड इवनिंग सर। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने क्लास 10th में या लोअर क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। तो इसलिए मैं बेसिक टॉपिक जो इस चैप्टर में जो बेसिक टॉपिक दिए हुए हैं आपके पास, स्टार्टिंग में चैप्टर में आप देखेंगे जैसे एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या है, प्योर कंपाउंड्स किसको कहते हैं हम लोग, मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, लेकिन ये आपके 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। और ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने क्लास 9th में या 10th में कहीं न कहीं डिस्कस कर रखा है, पढ़ रखा है। जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस चैप्टर में, जहाँ से चैप्टर मेनली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लास 11th के लिए भी एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, और इसके बाद जो चैप्टर के बाकी टॉपिक्स हैं ये सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो इसके पहले के कुछ जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि वो आप पढ़ लेंगे। उसमें कोई अगर प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ लेंगे। अभी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जब कभी भी एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, व्हेनेवर एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स, दे फॉलो सम रूल्स, लॉज व्हिच आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे हम डे टू डे लाइफ में अपने देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे अगर आप घर से बाहर निकले, आप रोड पे निकले हैं 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से, तो आपको ट्रैफिक के लॉज, ट्रैफिक के रूल्स आप सभी को फॉलो करने हैं। रोड पे अगर आपको निकलना है 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके, तो कुछ सर्टेन रूल्स हैं कि ये रूल्स हैं, ये फॉलो करने हैं। सेट ऑफ रूल्स हैं। आप स्कूल जा रहे हैं तो आप स्कूल में जाएंगे तो वहां के कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, कॉमन रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, सभी को करने हैं। ऐसे ही जब एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो जब उनके कॉम्बिनेशन में भी कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जो एटम्स को फॉलो करना ही करना है, और सभी एटम्स को करना है। एक एग्जांपल समझते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन होगा क्या? जैसे आपने वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, एक बहुत कॉमन कंपाउंड, डे टू डे लाइफ में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये जो कंपाउंड है वाटर, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है? वाटर कैसे बन गया, किससे बनकर मिलकर बना है, कौन है इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स? बताइए। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर किससे मिलकर फॉर्म हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो जब वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा या फॉर्म हुआ होगा,
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में कंबाइन किया होगा तभी तो वाटर बना होगा, यही केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो किया होगा और आगे भी करना पड़ेगा। आप लेबोरेटरी में अगर आप वाटर मॉलिक्यूल तैयार करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, आप इंडिया में बैठे तो यूएस में वाटर मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, कोई ऑस्ट्रेलिया में जाकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, कोई कहीं भी बनाए, कैसे भी बनाए, कोई भी लेबोरेटरी कंडीशंस हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और वो रूल्स कॉमन होंगे। क्लियर हो गई बात? वही लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब? बोलो। यस सर। Yes, sir. अब वो कौन कौन से लॉज है जरा हम समझते हैं। 5 इंपॉर्टेंट लॉज है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट रूल्स है। सबसे पहला और जो बेसिक लॉ है, ये लोअर क्लासेस से भी आप पढ़ते आ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत बेसिक लॉ है। किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में जब कभी भी एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे या मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना होगा उनको। मतलब क्या हुआ, इस लॉ के अकॉर्डिंग in any chemical combination, in a chemical combination, mass remains conserved. It means रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स का जो भी मास था, जो भी रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जितना मास, टोटल मास रिएक्टेंट्स का था, अगर मोर देन 1 रिएक्टेंट है तो उनके सबके मासेस का आप सम कर लेंगे। यानी बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले जितना मास था ऑब्वियसली रिएक्टेंट्स का, रिएक्शन के बाद जब प्रोडक्ट्स बनेंगे और एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट्स बनते हैं तो सबके मासेस का अगर हम सम कर लें तो फाइनल मास जो प्रोडक्ट्स का होगा वो रिएक्टेंट्स के मास के इक्वल होना चाहिए या ऑलवेज होगा। यदि किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में मास का लॉस नहीं होगा, मास रिमेन्स कंजर्व, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास का मतलब हो गया कि अगर मोर देन 1 रिएक्टेंट है या मोर देन 1 प्रोडक्ट है तो सबके मासेस का आप सम कर लें। क्लियर हो गया लॉ क्या है? दिस लॉ वाज गिवन बाय, जो सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट फोकस करना वो है कि लॉ, ये लॉ दिया किसने था? 2 चीजें आती है। पहले तो लॉ स्टेट करने के लिए आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, दूसरा लॉ किसने दिया था, और तीसरा उस लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये एंटोनी लेवजियर का लॉ है। साइंटिस्ट जो आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्या क्या पूछ सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास दिया किसने था, और 3rd नंबर आता है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। लॉ क्लियर हो गया ये? Yes, sir. क्लियर हो गया? बिल्कुल सबको क्लियर हो गया लॉ? ये तो वैसे भी बहुत सिंपल Yes. जितने भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आप लॉज पढ़ेंगे उसमें सिंपलेस्ट है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, आपको और लॉ क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल्स के साथ। एक क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गेव 2.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड and 2.2 gram of CO2. Show that these results are in accordance to the law of conservation of mass. आपको प्रूव करना है कि जो ये डेटा दिया हुआ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग है या ये डेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपके पास केमिकल प्रोसेस क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, इसमें CaO एंड Plus CO2. CO2। यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट कौन है? Sir, calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर हम इसका टोटल मास देखें, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स लिखें यहाँ पे, टोटल 5 ग्राम. क्योंकि यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है तो आपको टोटल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही रिएक्टेंट है तो जो इसका मास, ये कितना दिया न्यूमेरिकल में? 5 ग्राम. 5 ग्राम। गुड।
ठीक है। अब जरा हम टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं यहाँ पर कितना है। ऐड करते हैं लोग। प्रोडक्ट्स में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स कौन कौन से, CaO प्लस कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO, कार्बन। ठीक है। इनका जरा सम देखिए कितना आ रहा है, कितना दिया कैल्शियम ऑक्साइड 2.8 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 सम कितना हो रहा है 5 ग्राम। 5.0 ग्राम। क्या ये रिएक्टेंट्स के मास के बराबर है? यस सर। तो आप लिखेंगे न्यूमेरिकल्स में, सिंस द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि यस रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के मास बराबर हैं इस न्यूमेरिकल में, कंफर्म हो गया। हेंस द गिवन डेटा आप लिख देंगे हेंस द गिवन डेटा या गिवन रिजल्ट्स, ठीक है, आर इन अकॉर्डेंस टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। यस ये सॉल्व कर लिया आपने। कर लेंगे सब लोग इसको, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन पे आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप खुद देखिए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ो हरलीन। If 6.3 gram of NaHCO3 are added to 15.0 gram of CH3COOH solution, the residue is found to weigh 18.8 grams. What is the mass of CO2 released in the reaction? ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। कैसे, जरा देखिए। सबसे पहले जरा हम इस प्रोसेस की बात करते हैं, रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे। रिएक्शन है, सबसे पहले जो यहाँ पर गिवन रिएक्शन है वो है NaSCO3 सॉलिड। ये सॉलिड और लिक्विड क्यों लिख रहे हैं भी समझाएंगे। इसको हम ऐड कर रहे हैं, किसमें ऐड कर रहे हैं, NaSCO3 आर एडेड टू एसिटिक एसिड। तो दूसरा रिएजेंट हुआ हमारे पास एसिटिक एसिड, ठीक है। अभी अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं। और फॉर्म क्या हो रहा है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। द रेजिड्यू, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें रेजिड्यू का वेट 18 ग्राम है, मास ऑफ CO2 बताइए। अब हम यहाँ पर जब ये पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले जो बनेगा प्रोडक्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, CH3COONA सोडियम एसिटेट प्लस H2 प्लस H2O CO2 H2O प्लस CO2 प्लस और क्या बनेगा, CO2 के ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। जब आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया। रेजिड्यू का मतलब क्या होता है, रेजिड्यू का मतलब होता है जो नॉन एस्केपेबल हो, जो एस्केप नहीं कर पाएगा वो रेजिड्यू है, रिमेनिंग। जैसे मान लो किसी टेस्ट ट्यूब प्रोडक्ट्स फॉर्म और जो प्रोडक्ट्स बने उसमें से कोई प्रोडक्ट गैसियस है, तो जो गैसियस प्रोडक्ट होगा वो तो एस्केप कर जाएगा टेस्ट ट्यूब से। जो नहीं एस्केप कर पाएगा, जो टेस्ट ट्यूब में बचा रहेगा, वही रेजिड्यू होगा। तो एस्केप कौन नहीं करेगा, जिसका फिजिकल स्टेट या तो सॉलिड हो या फिजिकल स्टेट क्या हो, लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड स्टेट में जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे उनको मिलाकर अगर हम एक सिंगल टर्म बोले तो उनके लिए रेजिड्यू कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपसे ये कह रहे हैं कि जो रेजिड्यू का मास है, रेजिड्यू में क्या क्या आएगा, सॉलिड और ये लिक्विड, ये पूरा मिला के इस रेजिड्यू का मास है 18 ग्राम।
बात समझ में 18 ग्राम किसका मास है? इंडिविजुअल किसी का मास नहीं है, मास ऑफ रेजिड्यू, और इसका मास हमें बताना है CO2 का। क्लियर? और क्या दिया हुआ है? इसका मास दिया हुआ है 6.3 ग्राम, और किसका मास दिया हुआ है? एसिटिक एसिड का मास दिया हुआ 15 ग्राम। क्या कर लेंगे आप? क्वेश्चन हो जाएगा? बोलो। Yes, sir. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर हम अप्लाई करेंगे तो इन दोनों का सम, यानी ये रिएक्टेंट्स का टोटल मास टोटल प्रोडक्ट्स के बराबर होगा। प्रोडक्ट्स में इन दोनों का कंबाइंड मास आपको दिया ही हुआ है 18 ग्राम, इसको x मान लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 18 प्लस x। हो जाएगा अब? नहीं कल एक कॉपी नहीं बना पा रहे। बोलिए। यस सर। यस सर। हो जाएगा? Yes, sir. पॉइंट करके बताओ जरा कितना आएगा आंसर। सर CO2 का सर 3.3 ग्राम आएगा। हाँ, तो स्टेटमेंट भी लिख लो इसमें, क्योंकि क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे तो स्टेटमेंट का भी अपना इम्पोर्टेंस है। तो स्टेटमेंट में पहले आप लिखिए जिसका जिसका मास दिया हुआ है, सबका मास लिखिए यहाँ पे। किसका किसका मास दिया हुआ है? मास ऑफ NaHCO3। प्रॉपर स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे आप 11 के लिए? आगे चल के हम स्टेटमेंट नहीं लिखाएंगे आपको, अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए समझाते रहे। तो मास ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू 6.3 ग्राम। और क्या दिया हुआ है? मास ऑफ CH3COOH, ये देखिए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 15 ग्राम। अब तीसरा है आपके पास मास ऑफ रेजिड्यू। तो यहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा कि रेजिड्यू में क्या क्या चीज है। मास ऑफ रेजिड्यू इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट है तो सॉलिड हो या लिक्विड हो, और सॉलिड और लिक्विड स्टेट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? ये हो जाएगा मास ऑफ CH3CONA प्लस मास ऑफ, दोनों का सम करेंगे जो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में, H2O, क्योंकि ये भी लिक्विड स्टेट में। ये टोटल सम आपको दिया हुआ है 18 ग्राम। ठीक है? क्लियर? Yes. नेक्स्ट, मास ऑफ CO2 को आप सपोज कर लीजिए। सपोज मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू x ग्राम। नोट करते चलिए आप लोग भी। अब आप अप्लाई कर दीजिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे आप? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स is equal to total mass of product। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया? 6.3 प्लस 15.0 इज इक्वल टू 15.0 प्लस x। Hence x is equal to, सॉल्व कर लेंगे, इधर 21.3 माइनस 18.0 इज इक्वल टू 3.3। यही आंसर। ठीक है? नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. चलिए, तो ये लॉ क्लियर हो गया सबको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ Yes, मास। sir. Yes, sir. यस सर। देखिए, इस लॉ में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है। एक प्रॉब्लम ये है, आपने आइंस्टीन का नाम सुना होगा, आइंस्टीन का नाम तो सुना होगा ना, Yes. साइंटिस्ट ऑफ द मिलेनियम। साइंटिस्ट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, E इक्वल टू mc स्क्वायर। सुना है सबने ये? Yes, sir. ये E इक्वल टू mc स्क्वायर क्या चीज है? ये जो इक्वेशन है E इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टीन ने ये कहा था कि कहीं पर भी अगर मास का लॉस हो रहा है कहीं पर, तो उसके इक्विवेलेंट एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा होगा, फॉर्मेशन हो रहा होगा, और कितना हो रहा होगा ये E इक्वल टू mc स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि किसी प्रोसेस में, चाहे वो कोई केमिकल रिएक्शन हो, चाहे केमिकल प्रोसेस हो, किसी प्रोसेस में अगर 0.1 ग्राम का लॉस हुआ, तो ये m हो गया इंटू सी स्क्वायर। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 सी हो गया। इसका स्क्वायर ये कर दिया। इसका मतलब इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी वहां पर जहां पर 0.1 ग्राम का लॉस हो गया। कहीं पर भी अगर मास का लॉस हो रहा है तो 100% ये जान लीजिए कि वो कहीं ना कहीं एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा वो मास। और इसका रिवर्स, रिवर्स क्या है? अगर कहीं पर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो आप समझ जाओ कि उसके इक्विवेलेंट मास का फॉर्मेशन हो रहा होगा। कितना मास बनेगा एनर्जी के लॉस से, वो हम यहां से निकाल लेंगे इसी इक्वेशन में। m इज इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर से पता चल जाएगा कि जितना भी एनर्जी का लॉस हो रहा है कहीं पर, ये E है, अपॉन सी स्क्वायर कर दोगे तो पता चल जाएगा कि इतने ग्राम मास का फॉर्मेशन हो जाएगा। यह आइंस्टीन का बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब आपने केमिकल रिएक्शंस में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का नाम सुना है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं? बोलिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का क्या मतलब है? तो जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जिसमें रिलीज, हीट। हाँ हीट या एनर्जी। यस। मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास कोई रिएक्टेंट है R, ये प्रोडक्ट में चेंज हुआ P, प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट या सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इस प्रोसेस में रिलीज हुई। यही तो मतलब है एक्सोथर्मिक का। यस। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा तो प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ एनर्जी भी फॉर्म होगा। अब हमने अभी क्या कहा कि ये एनर्जी फॉर्म कहां से हो गया, ये कहां से आ गया? भाई रिएक्टेंट साइड में तो था नहीं, आप देखो इधर तो था नहीं एनर्जी का टर्म। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ और आप कह रहे हैं कि प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी लिबरेट हो रही है, तो वो एनर्जी कहां से आ गई? इसका मतलब कि एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है, तो मास कम हुआ होगा। तो इसका मतलब अगर एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है तो मास कम हुआ होगा, क्योंकि एनर्जी अपने आप नहीं बन सकती, एनर्जी बन रही है तो मास का लॉस होगा। समझ में आई बात? यस सर। ये एनर्जी कहां से जनरेट हो गई? ये एनर्जी जनरेट हुई किसी न किसी मास के लॉस की वजह से। और अगर मास का लॉस हुआ तो इसका मतलब जो रिएक्टेंट का मास था वो पूरा मास प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ, उसमें कुछ हुआ, और वही लॉस किस फॉर्म में लिबरेट हो गया? एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है ना? यस सर। भाई आपने कहा कि मान लेते हैं कि x ग्राम था, ये आपने कहा कि जो प्रोडक्ट में चेंज हुआ वो x माइनस वाई चेंज हुआ, x माइनस वाई ग्राम बना प्रोडक्ट, यानी y ग्राम का लॉस हुआ कि नहीं आपको? बोलो। यस सर। तो जो y ग्राम का लॉस हुआ वो लॉस गया कहाँ? वही एनर्जी में चेंज हो गया, और आपको एनर्जी इवॉल्व होती हुई दिख रही है।
यही तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। Yes, sir. तो क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड कर रहा है? क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर है? इसका मतलब Yes, sir. कहाँ बराबर है? नहीं सर। आपने कहा कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ही कि हीट लिबरेट हुई। अच्छा, हीट लिबरेट होने का मतलब हीट का फॉर्मेशन हुआ तभी तो लिबरेट हुई। एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ तभी तो लिबरेट हुई एनर्जी। Yes, sir. और एनर्जी का फॉर्मेशन बिना मास के लॉस के होगा नहीं। तो इसका मतलब मास का कुछ लॉस हुआ। तो इसका मतलब जो इनिशियल मास था आपके पास वो पूरा मास प्रोडक्ट में नहीं आया, कुछ लॉस कर गया। जो लॉस हुआ वो एनर्जी बन गया। सर एनर्जी को प्रोडक्ट में नहीं लेंगे? प्रोडक्ट में तो ले ही रहे, रिएक्टेंट में तो नहीं है ना नहीं सर। भाई। यहाँ पर तो कोई एनर्जी नहीं थी, मतलब यहाँ तो एनर्जी अपीयर हो गई ना, कहीं से आ गई अचानक से। नहीं समझे आप? रिएक्टेंट साइड भी अगर एनर्जी होता तब तो हम कहते थे जो रिएक्टेंट में एनर्जी थी वही प्रोडक्ट में आ गई। Yes. रिएक्टेंट जो आपने लिया था उसमें तो एनर्जी नहीं था। प्रोडक्ट जब बन रहा है तो साथ में एनर्जी भी बन रही है, तो वो एनर्जी बन कहाँ से रही है? एनर्जी बनेगी कब? तब जब मास का लॉस होगा। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में मास का लॉस हुआ। Yes, sir. मास का लॉस हुआ मतलब रिएक्टेंट का पूरा मास प्रोडक्ट में नहीं बदला, बीच में कुछ मास का लॉस हुआ। वही मास का जो लॉस हुआ वो किसमें चेंज हो गया? एनर्जी में। तो क्या कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड कर रहा है यहाँ पे? No, sir. नहीं कर रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट का मास ज्यादा है, यहाँ पे प्रोडक्ट का मास कम है। कैसे मालूम कम है? क्योंकि एनर्जी आपको प्रोडक्ट साइड दिख रही है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है प्रोडक्ट के साथ में। तो प्रोडक्ट के साथ में एनर्जी कहाँ से आ जाएगी? एनर्जी तभी आएगी जब कुछ मास का लॉस हो जाएगा। अब जरा एक रिवर्स बात करते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक में क्या होता है? रिएक्टेंट प्लस एनर्जी गिव्स प्रोडक्ट, यही होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। यस सर। जहां पर एनर्जी का कंजम्पशन हो। अब देखिए आप क्या कह रहे हैं कि रिएक्टेंट प्लस उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी ऐड कर देंगे तब प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। क्या प्रोडक्ट साइड एनर्जी है? No. क्या प्रोडक्ट की तरफ एनर्जी का कोई टर्म है? No, sir. इसका मतलब वो एनर्जी जब प्रोडक्ट साइड में आ रहा तो डिसअपियर हो गया। डिसअपियर होने का मतलब कहाँ गया? वो एनर्जी गायब हो गई तो कहाँ गई? सर मास इंक्रीज करते हैं। मास में चेंज हो गई। यस सर। मास में चेंज हो गई तो किसका मास ज्यादा हो गया? सर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का। बात नहीं समझे आप? Yes. जैसे रिएक्टेंट मान लेते हैं कि एक एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए कि 20 ग्राम रिएक्टेंट था, ठीक है। और एग्जांपल है, इसको एग्जैक्ट डेटा ना मान लीजिएगा। और 200 जूल मान लीजिए ये हीट थी। ये सब कंज्यूम होकर प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अब प्रोडक्ट में ये 20 ग्राम तो आई, प्लस ये जो 200 जूल थे वो इधर तो एनर्जी दिख नहीं रही है, मतलब वो 200 जूल भी तो कहीं ना कहीं चेंज हो गया किसी फॉर्म में, तभी तो प्रोडक्ट साइड में नहीं आ रहा वो। यस सर समझ इस गए। फॉर्म में वो चेंज हुआ मास में। Mass. मास Yes, में sir. चेंज। इस 200 जूल से एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाते हैं, एग्जैक्ट डेटा मत मानिए। मान लीजिए इस 200 जूल एनर्जी से 1 ग्राम मास बन गया, तो इसका मतलब ये 20 ग्राम ये और ये 1 ग्राम जो एनर्जी के कंजम्पशन से आया, यस सर 21 ग्राम। प्रोडक्ट का मास तो 21 ग्राम होना चाहिए ना फिर तो क्या रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है? इसका मतलब No, sir. नो। No. प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? यस सर। तो आइंस्टीन इक्वेशन को अगर हम करेक्ट मान ले और करेक्ट है भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी वो सभी केमिकल रिएक्शंस जिसमें एनर्जी या तो इवॉल्व हो रही हो यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, या जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही हो यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इन सभी रिएक्शंस में मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। यस सर। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत अच्छे से होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर। तब यहाँ Yes, पर sir. एक नया टर्म आता है
कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। हम नहीं, मास नहीं, अकेले मास कंजर्व नहीं रहेगा, ना अकेले एनर्जी कंजर्व रहेगा। मास और एनर्जी को एक साथ आप देखेंगे, मास और एनर्जी का सम करेंगे रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में भी मास और एनर्जी का सम करेंगे, तो ये समेशन कॉमन रहे, ये कंजर्व रहेगा। यानी अकेले मास नहीं कंजर्व रहता है, ना अकेले एनर्जी कंजर्व रहेगा किसी केमिकल रिएक्शन में। मास और एनर्जी का सम या मास और एनर्जी को ओवरऑल अगर देखेंगे तो इनका ओवरऑल, इन दोनों को मिलाकर देखेंगे तो ये कंजर्व रहेगा। ठीक है, यस सर। एक और खास, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा, अभी जो हमने आपको समझाया, अगर हम उसमें पूछ रहे हैं आपसे, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए किसका मास ज्यादा होना चाहिए? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में किसका मास ग्रेटर होगा, प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट? रिएक्टेंट का। बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ एनर्जी बनी कैसे? इसका मतलब है कि ये रिएक्टेंट दो चीजों में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट प्लस एनर्जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 10 ग्राम था तो हो सकता है कि इसमें से 10 ग्राम में से 9 ग्राम तो यहाँ चले गए प्रोडक्ट में, और जो 1 ग्राम का लॉस हुआ उससे क्या बन गया? एनर्जी। एनर्जी। ठीक है ना? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम बहुत ध्यान से समझेंगे तो रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का मास कम होगा, और वही जो लॉस है वो एनर्जी के टर्म्स में लिबरेट हो जाता है। अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के हिसाब से बात करेंगे तो R प्लस एनर्जी, रिएक्टेंट प्लस एनर्जी गिव्स प्रोडक्ट। ये तो है, मतलब ये रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, प्लस ये एनर्जी भी इधर जाके प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, कि सिंगल प्रोडक्ट है यहाँ पे। ठीक है, यस इसमें प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास से ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। रिएक्टेंट का तो पूरा मास चेंज हो ही रहा है प्रोडक्ट में, प्लस वो एनर्जी भी मास में कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट साइड में आ रही है। क्लियर? यस सर। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन ये जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लैबोरेटरी में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शंस में जो हीट या एनर्जी इन्वॉल्व होती है, चाहे वो लिबरेट हो रही है और चाहे वो कंज्यूम हो रही है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी या जो अमाउंट ऑफ हीट हमारे डे टू डे लाइफ की केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है, वो बहुत कम होती है, और इसलिए मास पे इफेक्ट नहीं आता या मास लगभग कंजर्व रहता है। एक एग्जांपल समझाते हैं आपको। हमारे डे टू डे लाइफ में जो रिएक्शंस हो रही हैं वो बहुत, अगर उसमें एनर्जी लिबरेट हुई तो मान लेते हैं कि 10,000 जूल। 10,000 जूल बहुत ज्यादा हो गया है ना? अगर ये 10,000 जूल को मास में बदले तो आप देखिए कितना आएगा, 10,000 जूल। इसको मास में बदलते हैं अगर हम, कि अगर ये मास में बदल जाएगा तो कितना बनेगा मास इससे, तो 10,000 जूल। यहाँ पर देखिए एनर्जी हो गया, अपॉन में ये c स्क्वायर कर देंगे, तो 3 × 10⁸ का स्क्वायर, ऐसे तो निकालेंगे इस कि इतनी एनर्जी का अगर कहीं पर लॉस होगा तो इतना मास बनेगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 0.000000000000 कई जीरो के बाद जाके कोई डिजिट आएगी जो नेग्लिजिबल है, और इसलिए प्रैक्टिकली हम ये कह देते हैं कि मास हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है,